हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे इन्फेक्शन का पैथोजेनेसिस। इससे पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी, इसकी एटियोलॉजी देखी थी। अब देखेंगे किस कैसे कैसे ये इन्फेक्शन डेवलप होता है। जैसे ही हमने ये देखा था कि एटियोलॉजी में जब ऑब्स्ट्रक्शन होता था, इस्कीमिया होता था, उसके नतीजे में हाइपोक्सिया डेवलप होता था, आगे के पार्ट में इन्फेक्शन होने लगता था। तो जैसे ही ब्लड सप्लाई रुकती है, ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से रुकी, तो क्या होगा, वहां पर लोकलाइज्ड हाइपरेमिया होगा। हाइपरेमिया का मतलब होता है कि आर्टरी के जो आर्टरी में डायलिटेशन हो और वहां पर उसका जो ब्लड का फ्लो है वो ज्यादा हो जाए, इनफ्लो, उसमें ज्यादा ब्लड आने लगता है। ब्लड सप्लाई होते ही उसके अंदर ज्यादा डायलिटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो ब्लड आना जितना नॉर्मल चाहिए उससे ज्यादा उसमें भरने लगता है। फिर क्या होता है, ये ब्लड इधर उधर के टिश्यूज में बाहर जाने लगता है। अगर ये आर्टरी है, इसमें ब्लड ज्यादा आ गया तो फिर यहाँ पर क्या होगा, ये स्वेल करेगा। स्वेल करने के बाद ये इसमें जो प्लाज्मा होगा वो लीक करने लगेगा, बाहर जाने लगेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, ये जा रही है आर्टरी, यहाँ पर अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, रुकावट हो गई, यहाँ पर इस्कीमिया हो गया किसी वजह से, तो क्या होगा, ये डायलेट करेगा। डायलेट करने से यहाँ पर ब्लड जमा होने लगेगा। ब्लड बहुत ज्यादा जब भर जाएगा तो ये यहाँ पर से ब्लड प्लाज्मा का लीकेज होने लगेगा। प्लाज्मा बाहर आर्टरी के लीक करने लगेगा। इसी को हम हाइपरेमिया बोल रहे हैं। ब्लड जो है लीक कर रहा है, प्लाज्मा सॉरी लीक कर रहा है। उसके बाद क्या होगा, कुछ घंटे के बाद जो जिस हिस्से में हुआ है वहां पे स्वेलिंग डेवलप होने लगेगी। स्वेलिंग किस वजह से आ रही है, एडिमा और हेमरेज की वजह से हो रही है। जो हिस्सा होगा वहां पर सूजन आ जाएगी, क्योंकि एडिमा हो रहा है। एडिमा आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। हेमरेज, हेमरेज भी जो होता है, हेमरेज क्यों हो रहा है, यहाँ से जो आर्टरी है यहाँ पर रुक गया तो ब्लड बाहर जाने लगेगा। इसकी वजह से यहाँ पर स्वेलिंग बाहर एरिया में डेवलप होने लगेगी। अब स्वेलिंग के बाद क्या होगा, वहां पर सेलुलर चेंजेस होने लगेंगे। बाहर वाले एरिया में चेंजेस क्या होंगे, क्लाउडी स्वेलिंग होगी। क्लाउडी स्वेलिंग कब होगी, पहले अभी बताया था इससे पहले कि रिवर्सिबल सेल इंजरी में जब वाटर का एक्यूमुलेशन होता है तो क्लाउडी स्वेलिंग कहते हैं। तो यहाँ पर प्लाज्मा का एक्यूमुलेशन हो रहा है तो वहां की सेल्स जो हैं स्वेल कर जाएंगे। लेकिन अगर ये कंडीशन बहुत देर तक रुकी रही तो ये सेल डेथ भी करा सकती है। जो इरिवर्सल इंजरी में ऐसा होता है। अगर मान लिया इंजरी, ये ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हुआ, कुछ ही देर के लिए हुआ और हट गया, तो ये रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी, फिर से सेल वहां के सही हो जाएंगे। लेकिन ये ऑब्स्ट्रक्शन रुक गया तो फिर ये इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाएगी, जो 12 से 48 घंटे के बाद या इसी के अंदर जो है सेल डेथ हो जाएगी। यहाँ के जो सेल होंगे वो डाई करने लगेंगे, वहां पर उनकी मौत होने लगेगी। फिर क्या होगा इसके बाद, इसके बाद ये होगा कि वहां पर जो आरबीसी होंगे, आरबीसी टूटने लगेंगे, उनकी लिसिस होने लगेगी। लिसिस मतलब टूटने लगेंगे। और जो नेक्रोटिक टिश्यू है, नेक्रोटिक का मतलब है जो हिस्सा जहां पर जो बाहर वाला हिस्सा जो खत्म हो चुका है, जो डेड हो चुका है, डेथ हो गई है जिसकी, उसमें प्रोटियोलिसिस होने लगेगी। वहां के जो एंजाइम्स होंगे वो सेल से लिबरेट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। वो एंजाइम क्या करेंगे, प्रोटीन का डाइजेशन करने लगेंगे। अब क्या होगा, जो हमने अभी देखा कि नेक्रोटिक टिश्यू का प्रोटियोलिसिस होने लगेगा और वहां के रेड सेल्स जो है आरबीसी टूटने लगेंगे। तो उनके टूटने से क्या होगा, आरबीसी टूट गए तो वहां पर डिपोजिशन होने लगेगा ब्लड पिगमेंट्स का। आरबीसी में जो पिगमेंट्स थे वो सब टूट के बाहर आ रहे हैं, आरबीसी टूट रहा है तो वहां से ब्लड पिगमेंट पिगमेंट होंगे जो वो बाहर आएंगे। हीमोसिड्रिन बाहर आएगा। हीमोसिड्रिन एक तरह का आयरन होता है जो आरबीसी के अंदर डिपॉजिटेड है, वो बाहर आ जाएगा। तो ये डिपोजिशन होने लगेगा। इनफैक्ट जो एरिया इनफैक्ट जहां पर डेवलप हुआ, अभी जो बताया मैंने पूरी कहानी, वहां पर ये चीजें इकट्ठा होने लगेंगी, जिसकी वजह से इसका कलर पेल ग्रे हो जाएगा, पेल कलर हो जाएगा, पेल जो है इसका कलर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके फाइनली अब जो लास्ट स्टेप में ये होता है कि इसी जगह पर ग्रेनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होने लगेगा। अभी मैं बताऊंगा ग्रेनुलेशन टिश्यू क्या होता है। ग्रेनुलेशन टिश्यू बनने लगेगा। उसके बाद क्या होगा, इन्फाक्ट यानी जो एरिया, जिस एरिया में नेक्रोसिस डेवलप हो गया, इन्फेक्शन हो गया है, वो जो है एक फाइब्रस स्कार के जरिए रिप्लेस हो जाएगा। यानी वहां पर अब इन्फैक्ट जो अभी पहले बताया ये सब चीजें इकट्ठा हुई, उसका कलर चेंज हुआ, अब वहां पर फाइब्रस स्कार बन चुका होगा, क्योंकि वहां पर ग्रेनुलेशन टिश्यू
आ गया है। ग्रेनुलेशन टिश्यू में क्या होता है कि इसके अंदर जो है, मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर छोटी छोटी स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, डेवलप हो चुकी होती हैं, नई बनी होती हैं यहाँ पर, और ये कवर्ड रहती हैं। इसके ऊपर से क्या, किस चीज की कवरिंग रहती है? कवर्ड बाय फाइब्रोब्लास्ट्स और कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट जो है ये, और छोटी छोटी स्मॉल ब्लड वेसल्स, ये इकट्ठा हो जाती हैं, ये ग्रेनुलेशन टिश्यू में होता है। तो इस तरह से इसकी पैथोजेनेसिस कंप्लीट हो जाती है। अब हम देखेंगे कितने टाइप्स के इन्फार्क्ट होते हैं। ये 3 तरीके से क्लासिफाई किए गए हैं, कलर के हिसाब से, एज के हिसाब से, इन्फेक्शन है कि नहीं उसके हिसाब से। सबसे पहले हम देखेंगे कलर के बेस पे 2 तरह का इन्फार्क्ट होता है, पेल या एनीमिक। दूसरा है रेड और हीमोरेजिक। पेल और एनीमिक, नाम से ही पता चल रहा है कि ये पेल है। एनीमिक, एनीमिक यानी ब्लड की यानी आरबीसी वहां पर नहीं है, तो यहाँ पे रेड है यानी आरबीसी की प्रेजेंस की वजह से रेड है। हीमोरेजिक है, इस वजह से वहां पे हेमरेज हुआ है, जिस वजह से ये, अगर हेमरेज की वजह से हुआ है तो ये रेड होगा। अभी हम देख लेते हैं इसमें क्या है कि ड्यू टू आर्टीरियल ऑक्लूजन, आर्टरीज में ऑक्लूजन हो जाए तो ये पेल इन्फार्क्ट बनेगा। आर्टरी में ऑक्लूजन का मतलब है उसमें रुकावट हो जाए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाए। ये कहाँ देखने को मिलता है? किडनीज में, हार्ट में, स्प्लीन में, जो हमारे कॉम्पैक्ट ऑर्गन्स हैं। कॉम्पैक्ट ऑर्गन का मतलब ये किडनी है, हार्ट है, स्प्लीन है, तो इनमें ये देखने को मिलता है पेल या एनीमिक वाला। अब ये जो रेड वाला है ये पल्मोनरी आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है। जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो हो सकता है, या फिर आर्टीरियल या वीनस ऑक्लूजन इन इंटेस्टाइन्स, या फिर जो इंटेस्टाइन्स की जो आर्टीरियल वेसल्स हैं या फिर वीनस वेन्स हैं, तो उनमें अगर ऑक्लूजन हो जाए तो भी ये रेड वाला बनेगा। ये कहाँ देखने को मिलता है? सॉफ्ट लूज टिश्यूज में हमें देखने को मिलेगा। अब 2 टाइप और बचे हैं। एक एज के हिसाब से, एज का मतलब है कितना पुराना है वो। अगर वो ताज़ा है, अभी कुछ ही दिन का है, तो उसको हम फ्रेश बोलेंगे या रिसेंट कहेंगे। अगर वो बहुत पुराना हो गया है तो उसको हील्ड बोलेंगे या ओल्ड कह देंगे। कुछ इसमें नहीं ज़्यादा पढ़ना है। अब देखते हैं तीसरा, इन्फेक्शन के बेस पर, इन्फेक्शन उसमें प्रेजेंट है या अब्सेंट है। अगर अब्सेंट है तो उसको ब्लैंड बोलेंगे। ब्लैंड यानी इन्फेक्शन नहीं है। इन्फेक्शन जिस इन्फेक्शन में यानी जिस इन्फाक्ट में अगर इन्फेक्शन नहीं मौजूद है उसको हम बोलेंगे ब्लैंड इन्फाक्ट, यानी इसमें कोई बैक्टीरिया का कंटेमिनेशन नहीं है। सेप्टिक इन्फाक्ट उसे बोलेंगे जहां पर इन्फेक्शन प्रेजेंट होगा, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन होगा। अब हम देखेंगे एक एक करके ऑर्गन के जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखेंगे इन्फाक्ट के। सबसे पहले हम लंग्स में जो इन्फाक्ट बन रहा है उसके क्या मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, कैसे होता है और कैसा दिखता है, माइक्रोस्कोपिक फीचर क्या होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्रोड्यूस्ड बाय एम्बोलिज्म ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज में एम्बोलिज्म की वजह से ये होता है। एम्बोलिज्म क्या होता है कि ब्लड फ्लो के रास्ते में, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, ये अगर ब्लड वेसल है, इसमें क्लॉट बने और फिर ये मूव करने लगे, ब्लड फ्लो के साथ आगे बढ़ने लगे। अभी जो क्लॉट बना हुआ टहल रहा है खून के अंदर, ब्लड के अंदर, इसको एम्बोलिज्म बोलेंगे। अब इसकी वजह से कैसे होगा आप ये कह सकते हैं, सब सवाल ये करना है। तो इसकी वजह ये हो सकती है, जब ये आगे जाता है तो लास्ट में इसको क्या मिलता है? कैपिलरी मिलती है। कैपिलरी में जाकर के ये अटक जाता है। कैपिलरी सबसे छोटी होती है तो उसके रास्ते को बंद कर देती है, बंद कर देता है, तो आगे का सप्लाई रुक जाता है, फिर वहां से इन्फेक्शन डेवलप होता है। तो ये हो गया एम्बोलिज्म। तो पल्मोनरी आर्टरी में एम्बोलिज्म हुआ, इस वजह से ये होता है। कहाँ देखने को मिलता है? कौन सी बीमारियों में? क्रोनिक लंग डिजीजेस जो होती हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, तो इन वजह से इन बीमारियों में देखने को मिलता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी हम बाद में किसी वीडियो में देखेंगे। क्रॉसली क्या देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हमें बाहर से देखने को मिलेंगे अगर हमें वो फेफड़ा दिखा दिया जाए। तो उसमें क्या होगा? वेज शेप का इन्फार्क्ट होगा। वेज शेप कैसा होता है अगर मैं आपको दिखाऊं, ये ऐसे होता है, इधर की लाइन आप मिटा दीजिए।
इस तरह से इसका एक ये बेस होता है और ये अपेक्स होता है। तो इस तरह का ये शेप जो है इसको हम बोलेंगे वेज शेप का है। तो इस शेप का ये इनफैक्ट बनता है। ये चीज बाहर मार्जिन की तरफ रहेगी और ये अंदर की तरफ रहेगा, हेमोरेजिक रहेगा ये, यानी इस इनफैक्ट की वजह से क्या होगा, वहां पर ब्लीडिंग पैदा हो जाएगी। बाहर दूसरी जो ब्लड वेसल छोटी छोटी बह रही हैं उनसे जो होगी ब्लीडिंग हो जाती है। वेरिएबल इन साइज, साइज वेरी करता है, कहीं छोटा कहीं बड़ा। मोस्टली इन लोअर लोब्स, जो लोअर लोब्स होती हैं हमारे लंग्स की उनमें ज्यादातर देखने को ये मिला है। ग्रॉसली हो गया। अब हम माइक्रोस्कोपिकली इसके फीचर्स देखते हैं। ये क्या क्या बता रहा है कि अभी हम जो पहले पैथोजेनेसिस पढ़े वही चीजें सब यहाँ पर आएंगी। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस ऑफ एल्वेलर वॉल्स किस वजह से होता है, जो अल्वेलाई होती हैं, ये अल्वेलाई है, इसका जो अल्वेलर वॉल है, ये जो वॉल है, इसमें अगर कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो जाए, यानी जो यहाँ इसके ऊपर छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स बह रही हैं, जो इसके ऊपर जा रही हैं, इनमें से अगर क्या हो जाए, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस मतलब वहां पर इस्चीमिया हो जाए, इसकी वजह से आगे ब्लड फ्लो नहीं होगा तो फिर इन्फेक्शन डेवलप होने लगता है आगे के एरिया में। तो ये वजह है इसकी, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस अगर हो गया है तो ये इन्फेक्ट डेवलप करा देता है। फिर क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड अल्वेलर कैपिलरी कंजेशन। इसमें हमें देखने को मिलेगा कि वहां पे एक्यूमुलेशन होगा, न्यूट्रोफिल्स उस एरिया में दिखेंगे, अल्वेलर कैपिलरी कंजेशन होगा। कंजेशन का मतलब यही होता है, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि फ्लो जो है आगे जा ना पाए, रुकने लगे, ब्लड की स्टेसिस हो, जिसकी वजह से पीछे ब्लड जो है उसमें डिस्टरबेंस पैदा होगी। जैसे कि ये है, वेन्स में अक्सर कर ये देखा जाता है, यहाँ पे कैपिलरी की बात हो रही है, तो इसमें क्या हो जाए कि ब्लड फ्लो में आउट फ्लो इसका गड़बड़ हो जाए, जिस फ्लो से जाना चाहिए बाहर कम हो जाए, रिड्यूस्ड हो जाए, तो उसको कंजेशन बोलेंगे। जिस तरह से आप एग्जांपल ले लें, एक पाइप है, पानी बह रहा है, आप आगे से क्या करें, दबा दें, तो दबा देंगे, हल्का दबाएंगे तो क्या होगा, आगे पानी जो है कम जाएगा, पीछे वाले जो एरिया में प्रेशर ज्यादा लगने लगेगा। उसी तरह से कंजेशन में होता है। तो क्या होगा, एल्वेलर कैपिलरी कंजेशन होगा और ये होगा। लास्ट वाली चीज वही है, पढ़ा हमने पैथोजेनेसिस में कि हीमोसिट्रिन का एक्युमुलेशन होने लगेगा, क्योंकि आरबीसी टूटे हैं, उनमें से हीमोसिट्रिन निकला है, एक तरह का आयरन है, फैगोसाइट्स वहां पर आ जाएंगे और ग्रेनुलेशन टिश्यू डेवलप होगा, अभी पीछे पड़ा था। तो इस तरह से हमारा ये लंग्स का इन्फेक्शन हो गया। थैंक यू।